हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते हैं? अभिसार शर्मा को लेकर एक सांसद ने नाम ले लिया कि चीन से पैसा ले रहे हैं, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। अभिसार खुद पत्रकार है, तो अब पत्रकार को उस मीडिया से लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो आम नागरिक की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त। भारत की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता का अंश तो रहा है, अब सांप्रदायिकता ही पत्रकारिता है। आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता की कल्पना नहीं कर सकते। जो हमें नहीं मालूम था कि इनके धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच में इस तरह का मीडिया मूल्य बचा हुआ है। वो ऐसे मीडिया के दम पर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश या राष्ट्र की कल्पना करते हैं, पर अब तो नजर आता है। हम आदमी की अब हालत ये हो गई है कि हर दिन मुझे 50 मैसेज आते हैं कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्या मैं सारे अखबारों का विकल्प हो सकता हूं, सारे चैनलों का विकल्प हो सकता हूं? जाहिर है नहीं हो सकता। और मुझे हर किसी को हर दिन की शुरुआत में ही हर 50 से 100 लोगों की उम्मीदें तोड़नी पड़ती है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बताना पड़ता है कि हाँ मैं ही हूं और मैं नहीं करूंगा। आपको यह स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि अब ये जो भी अवसर है कि अपनी बात कहीं पहुंचाकर सुना दी जाए, वो समाप्त है, वो मृत प्राय है। और आम आदमी क्या कर रहा है, अब जब प्रदर्शन करने निकलता है तो वो एक पोस्ट बनाता है, उसी पोस्ट को सैकड़ों दर्जनों पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है, कोई नहीं सुनता। पहले होता था कि मीडिया आदमी के पास चलकर जाता था, अब आदमी मीडिया के पास चलकर जा रहा है, तब भी कोई नहीं सुनता है। जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती है? इस तरह से चला था उस देश में। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हमारे यहाँ चल सकते हैं? लाखों करोड़ के विज्ञापन वाले मीडिया में आपको 1-2 पत्रकार ही मिलेंगे, वो भी अखबार में मिलेंगे। तो जो आरटीआई का कानून लाया गया, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्रकारों को करना था, उन्होंने ही सबसे कम किया। 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र पर कितना हमला हुआ। नागरिकों से जब लोग मुझसे पूछते मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं उपाय। ऐसा उपाय बताऊंगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते हैं, कैसे अपना दिन बिताते होंगे? अभिसार शर्मा को लेकर एक सांसद ने नाम ले लिया कि चीन से पैसा ले रहे हैं, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और उस पर मुख्य धारा के गोदी मीडिया ने उस पर बहस भी कर दी। अभिसार खुद पत्रकार है, तो अब पत्रकार को उस मीडिया से लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो आम नागरिक की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त है। और जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप किसी भी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं हो सकते। वो संभावना आपके भीतर ही खत्म हो गई, वो किसी संस्थान से पैदा नहीं की जा सकती। और हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा है। विभाजन की आग में घी डालने में भी इसकी भूमिका रही है। तभी गांधी जी ने अखबार ना पढ़ने की सलाह दी थी। अखबारों की विभाजनकारी खबरों पर टिप्पणी बहुत लोगों ने की है, लेकिन कई बार सोचता हूं कि 1947 के आसपास उन सांप्रदायिक संपादकों और पत्रकारों का आगे चलकर क्या हुआ, पत्रकारिता में भी और पत्रकारिता के बाद वे क्या करने लगे, किस तरह से समाज में स्थापित हुए। इसकी जब कल्पना करता हूं तो जिज्ञासा होती है कि जानूं जरा कि जिन लोगों ने 1947 के समय में इस तरह की सांप्रदायिक खबरें उड़ाई, छापी, और जिसके नतीजे में कई जगहों पर दंगे हुए और कई बार सरदार पटेल की झुंझलाहट भी मिलती है, देखने को पढ़ने को मिलती है, तो क्या हुआ उन लोगों का क्या हुआ? क्या वो राजनीति में सुरक्षित हुए, समाज में प्रतिष्ठित हुए? इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, शायद किसी और के पास हो। लेकिन उसी दौर में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले थोड़े पहले गणेश शंकर विद्यार्थी दंगों के बीच ही मारे गए। लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाता है। तो भारत की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता का अंश तो रहा है, मगर आज जो है वो अलग है। अब सांप्रदायिकता ही पत्रकारिता है। आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता की कल्पना नहीं कर सकते। तो जब पत्रकारिता सांप्रदायिक हो जाए, उसके भीतर के लोग भीड़ की हत्या पर जश्न मनाने लग जाएं, क्या आप उसे संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं? आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी गई है। अब मीडिया पर छापा पड़ता है तो वो मीडिया के लिए चिंता की बात नहीं। बहुत से एंकर इसकी निंदा अब नहीं करते हैं। न्यूज क्लिक पर छापे को लेकर या केरला के मीडिया वन चैनल पर जब प्रतिबंध लगा, एनआईए का केस था, तो कितने चैनलों ने इस पर बहस की? वो करेंगे भी नहीं। तो हमें नहीं मालूम था कि इनके धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच में इस तरह का मीडिया मूल्य बचा हुआ है। वो ऐसे मीडिया के दम पर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश या राष्ट्र की कल्पना करते हैं, पर अब तो नजर आता है। तो अगर आप पत्रकारिता करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आपको इस मीडिया से भी दिन रात लड़ना पड़ेगा।
और लड़ते हुए ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं, फिर भी वो आपको देश का दुश्मन बताएगा। यानी इस मीडिया में पत्रकार के लिए भी अब जगह नहीं। प्रेस क्लब में नोएडा के कितने चैनल समर्थन में गए होंगे, अब किसी कोई तो नहीं गया होगा। तो अब बहस ये सब होती नहीं है। गोदी मीडिया के मूल्यों का भी अब संहार कर रहा है। उसके जो संवैधानिक सुरक्षा चक्र हैं, कानून में बदलाव हो रहे हैं, उस पर भी वो बहस नहीं करता, उसे तोड़ रहा है। तो अगर आप आम आदमी की अब हालत ये हो गई है कि हर दिन मुझे 50 मैसेज आते हैं कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्या मैं सारे अखबारों का विकल्प हो सकता हूं, सारे चैनलों का विकल्प हो सकता हूं? जाहिर है नहीं हो सकता हूं। और मुझे हर किसी को हर दिन की शुरुआत में ही हर 50 से 100 लोगों की उम्मीदें तोड़नी पड़ती है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बताना पड़ता है कि हां मैं ही हूं और मैं नहीं करूंगा। ये मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके करने की अपनी एक पेशेवर प्रक्रिया होती है, जिसके पास मेरे पास संसाधन नहीं है। जो चैनल चल रहे हैं, जो अखबार चल रहे हैं, ये उन्हीं को करना है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि अब ये जो भी अवसर है कि अपनी बात कहीं पहुंचाकर सुना दी जाए, वो समाप्त है, वो मृत प्राय है। मैं उसका विकल्प नहीं हो सकता। ये रोज मैं करता हूं। और आम आदमी क्या कर रहा है, अब जब प्रदर्शन करने निकलता है तो वो ट्वीट एक पोस्ट बनाता है, उसी पोस्ट को सैकड़ों दर्जनों पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है, कोई नहीं सुनता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो पहले होता था कि मीडिया आदमी के पास चलकर जाता था, अब आदमी मीडिया के पास चलकर जा रहा है, तब भी कोई नहीं सुन रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय जांच एजेंसी ने एबीसी न्यूज चैनल पर छापा मारा और एक पत्रकार के घर भी छापे पड़े थे। तो क्या हुआ था कि इसके विरोध में वहां के जितने भी क्षेत्रीय अखबार थे, कम प्रसारण वाले, और राष्ट्रीय अखबार थे अधिकतम प्रसारण वाले, इन सब ने अपने पहले पन्ने पे कुछ काट पीट लगा दिया, काले रंग से जो लिख के उस पे काली स्याही लगा दी कि जिससे आप पढ़े नहीं। विरोध में सारे अखबारों ने किया था और टीवी चैनलों पर विज्ञापन चला था कि जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती है। इस तरह से चला था उस देश में। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या हमारे यहां चल सकता है? नहीं चल सकता। तो और इन पत्रकारों ने रिपोर्ट क्या की थी? रिपोर्ट ये थी कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की सेना ने किस तरह से युद्ध के नियमों को तोड़ा है और युद्ध का अपराध किया है। क्या आप आज के भारत में इस तरह की स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इससे वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, नाम बोल रहा हूं, लिख कर लाया था कहीं, स्कॉट मॉरिसन, बड़ी दिक्कत हो गई उनकी। तो एक राइट टू नो कोएलिशन बना था, राइट टू नो कोएलिशन। हमारे यहां राइट टू नो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, उसकी दुर्दशा आप जाकर देख लीजिए कि क्या हो गई। उस कानून का भी इस्तेमाल सूचना हासिल करने के लिए ये लाखों करोड़ के विज्ञापन वाले मीडिया में आपको एक दो पत्रकार ही मिलेंगे, वो भी अखबार में मिलेंगे। तो जो आरटीआई का कानून लाया गया, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्रकारों को करना था, उन्होंने ही सबसे कम किया। 2014 के पहले कुछ हुआ होगा, 2014 के बाद तो अब करते भी नहीं है, और कोई करके लाता है तो भी 5 मिनट है, काफी है, हो जाएगा, खत्म। तो इस तरह से 2018 में अमेरिका में भी बॉस्टन ग्लोब के नेतृत्व में करीब करीब 300 अखबारों ने संपादकीय लिखा था, प्रेस फ्रीडम के लिए लेके लिखा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम के अखबारों को आदर्श के रूप में पेश कर रहा हूं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसराइल और गजा को लेकर जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग है वो बहुत खराब है, लेकिन उसी रिपोर्टिंग में उन्हीं चैनलों के प्रतिनिधि आप देखेंगे जो गजा में मारे जा रहे हैं। 28-29 पत्रकारों की वहां पर हत्या हुई है इस युद्ध में, और ये चैनल कम से कम इसमें इतना लिहाज बचा हुआ है कि कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता हैं। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि ये इनके पूर्णकालिक संवाददाता हैं या अंशकालिक हैं, स्ट्रिंगर हैं, लेकिन फिर भी ये कहना कि हमारे संवाददाता हैं। और उन इसी दौर में आप देखिए कि वहीं के पत्रकार हैं जो उस युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का सपना और जज्बा इतने बड़े देश में है? नहीं है। अब तो कोर्ट पे भी आप क्या ही कहें, उनका जज लोग दुखी हो जाएंगे कि हमारे बारे में भी छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना एक जरूरी पेशा था, डॉक्टर की तरह ही एक जरूरी पेशा है। डॉक्टर भी वहां से नहीं भागे, अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने तो मैदान छोड़कर नहीं भागे, वो वहां टिके हुए हैं। कायदे से आज के मीडिया में वो उन्हें हीरो बनाया जाना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं जो अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कि बिजली जाएगी और अस्पताल पर बम गिरने वाला है, ठीक से पता है, 100% पता है कि यही होने वाला है, तब भी वो मरने के लिए वहां पर खड़े हैं। इस 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र पर कितना हमला हुआ। नागरिकों से जब लोग मुझसे पूछते मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं उपाय। ऐसा उपाय बताऊंगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तुम इस गोदी मीडिया के अखबार और न्यूज चैनल को 250 रुपया देना बंद कर दो।
इतना काम नहीं होता है। जिन अखबारों में सांप्रदायिक खबरें छपती हैं, जिनके खिलाफ छपती हैं, वो भी लेके पढ़ रहे होते हैं उससे, क्योंकि उनमें उनका भी फोटो छप जाता है कभी कभी। तो जब आप इस मीडिया से नहीं लड़ सकते, तो जब आप कोई भी लड़ाई आज के दौर में इस गोदी मीडिया के बनाए हुए मूल्य जाल से लड़े बगैर, वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं।